जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनानी आक्रमण, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यूनान के कौन कौन से राजा या कौन महत्वपूर्ण राजा था जिसने भारत पर आक्रमण किया है, उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बतलाना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। भारत क्या था? सोने की चिड़िया था। जो प्राचीन समय में भारत के पास अच्छा खासा क्या था? सोना था, वैभव था। ठीक है, हमारी संस्कृति की वैभवशीलता थी। उसके बाद धन संपदा थी। ठीक है, बहुमूल्य खनिज थे। भारत का मसाला का व्यापार भी विदेशों में होता था। तो ये सब बातों के चलते भारत क्या था? एक सोने की चिड़िया था, व्यापार का केंद्र था, जहाँ पे आय के काफ़ी ज़्यादा सोर्स थे और धनवान राजा होते थे, काफ़ी वैभवशाली राजा होते थे जिनके पास सोने की पालकियाँ होती थी। तो इसी कारण दोस्तों, भारत की जो छवि थी, आक्रांताओं की नज़र पड़ी कि भारत इतना संपन्न क्षेत्र है, यहाँ पे आक्रमण किया जाए और यहाँ पे लूट की जाए। तो इसी के चलते दोस्तों, जो यूनानी शासक हुए हैं, उन्होंने जब भारत के बारे में जाना कि भारत सोने की चिड़िया है, तो इसको क्या करना चाहिए? लूट लेना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, यूनानियों द्वारा और जो अन्य जो विदेशी आक्रांता हैं, उन्होंने समय समय पर भारत में, मोहम्मद गजनबी हुआ, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों, यूनानियों का आक्रमण 6वीं शताब्दी में हुआ था, उसके बारे में देखते हैं। तो यूनानी क्या है दोस्तों? इसको ग्रीस नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में हेलेनिक रिपब्लिक। ठीक, वर्तमान में अगर देखोगे यूनान को, तो हेलेनिक रिपब्लिक नाम से आपको क्या एक देश मिलेगा। ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ के जो शासक थे, उन्होंने भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में साइरस द्वितीय ने हकामनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। ये दोस्तों फारस साम्राज्य, फारसी साम्राज्य था, हकामानी साम्राज्य। ठीक है, यूनानी साम्राज्य से पहले, यूनानी आक्रमण से पहले भारत में हकामानी जो राजवंश के शासकों ने भारत में आक्रमण किया था, जिसमें साइरस वहाँ का शासक था। तो दोस्तों, ये फारसी साम्राज्य था। फारसी जो ईरान इराक वाला क्षेत्र है दोस्तों, ईरान, ठीक है, इराक वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? फारस कहलाता है। यहाँ के जो शासक थे साइरस द्वितीय, इन्होंने क्या किया था? भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, बेहिस्तून, परसिपोलिस और नक्शे रुस्तम, ये जो शिलालेख होते हैं द्वारा, ठीक है, दारा प्रथम जो शासनकाल के हैं, भारत फारस संबंधों के क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, बेहस्तून अभिलेख, पारसी पुलिस और नक्शे रुस्तम जो अभिलेख है, उससे क्या होता है कि भारत और फारस के संबंध थे, मतलब व्यापार होता था विदेशी। कुछ चीज़ें हम वहाँ से भेजते थे, कुछ चीज़ वहाँ से मंगाते थे। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होता है, ये तीन हमें स्तंभ लेखों से या शिलालेख, शिलालेख पहले क्या होता था, जो प्रचार का माध्यम क्या था दोस्तों? शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे। मतलब पत्थरों पे कुछ बातें लिख दी जाती थी। ठीक है, छेनी हथौड़े की सहायता से, वो क्या कहलाते थे? हमारा प्रचार का माध्यम होता था। तो ये जो तीन है, बेहिस्तून, परसिपोलिस और नक्शे रुस्तम जो शिलालेख है, इनसे हम क्या भारत और फारस के मध्य क्या थे? संबंध थे, उसकी हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। जो दारा प्रथम वहाँ का शासक थे, कि बेहिस्तून शिलालेख के द्वारा उसके साम्राज्य के 23 प्रांत थे। तो दोस्तों, ये फारसी साम्राज्य का जो एक शासक था दारा प्रथम। ठीक है, दारा प्रथम का जो बेहिस्तून शिलालेख है, ठीक है, मतलब जो उन्होंने अपने जो योग्यता है या जो पराक्रम को उन्होंने क्या शिलालेख में उल्लेखित किया, उस उससे हमको जानकारी मिलती है। तो दारा प्रथम का जो शिलालेख कौन सा है दोस्तों? बेहिस्तून शिलालेख। कि उसमें लिखा है कि दारा जो प्रथम थे, उसके कितने थे? 23 प्रांत थे, या 23 राज्यों से मिलके क्या होता था? उसका जो देश का राज्य का निर्माण होता था, फारसी साम्राज्य का निर्माण होता था। तो दारा प्रथम, साइरस, ठीक है, साइरस के बाद दारा प्रथम। फिर इसी के बाद दोस्तों, हेरोडोटस के अनुसार, जो इतिहास का पिता भी कहा जाता है हेरोडोटस को, ठीक है, भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। कि ये 23 प्रांत थे दारा के, उसमें जो भारत था, ये क्या था? उनका 20वां प्रांत था। मतलब भारत जैसे या काफ़ी ज़्यादा देश मिलके क्या किया था, जो दारा ने क्या अपना साम्राज्य, विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया था। तो 20वां प्रांत कौन था? दारा। ये कौन बोलते हैं? इतिहास के प्रता जो है हेरोडोटस, ये बात उल्लेखित करते हैं। और यहाँ से 360 टैलेंट सोने की दूध राजस्व के रूप में प्राप्त होती है। एक मानक इकाई होती थी दोस्तों उस समय की।
उसके बारे में लिखा है। फिर टेसियस यहाँ का क्या था, राज्यवेद था या डॉक्टर था, डॉक्टर था। ठीक है, टेसियस क्या था, यह फारस का राज्यवेद था। फारसी प्रभाव के कारण भारत के जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत है, जैसे हम बात करते हैं तो दोस्तों ये राजस्थान से सटा हुआ जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो पीओके वाला वो भारत का ही क्षेत्र हुआ करता था, या जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे दोस्तों खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ था। ठीक है, इसे ईरानी अरामाइक लिपि से ली गई थी। ठीक, तो ये फारसी प्रभाव था, क्योंकि दारा का जो शासन था वो दोस्तों भारत के बीसवा प्रांत था, तो दारा क्या था, फारस का था। ठीक है, जो दारा शासक था वो कहाँ था, फारस का। तो फारस के प्रभाव के कारण जो ईरान की जो अरामाइक लिपि से प्रभावित होकर एक खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ था। अब लिपि क्या होता है, लिपि होता है लिखने की कला, लिखने की शैली, ये क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। जैसे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, देवनागरी लिपि में लिख रहा हूँ। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिख रहा हूँ तो पहले दा लिख रहा हूँ, फिर बा लिख रहा हूँ, फिर ना लिख रहा हूँ, फिर गा लिख रहा हूँ, फिर रा लिख रहा हूँ। और किस ओर जा रहा हूँ मैं, ये अपने राइट की ओर जा रहा हूँ। लेकिन जो खरोष्ठी लिपि होती है दोस्तों उसमें कैसे लिखा जाता है, उल्टे लिखा जाता है, राइट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लिपि का विकास दोस्तों कहाँ हुआ था, उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है दोस्तों, ये किसके कारण, दारा का जो क्षेत्र था या फारस का जो फारसी राजाओं का प्रभाव था, इसके कारण खरोष्ठी लिपि का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ईरानी अरामाइक लिपि से इसको ली गई थी। ठीक है, फारसी सोने के सिक्के डेरिक और चांदी सोने के सिगलोई कहलाते थे। तो डेरिक और सिगलोई क्या है दोस्तों, ये सोने और चांदी के सिक्के हैं। डेरिक सोने का सिक्का है और चांदी का सिक्का सिगलोई। सिगलोई सिक्के उत्तर पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। ठीक है, तो दोस्तों हम यूनानी आक्रमण जरूर पढ़ रहे हैं, उससे पहले जो कुछ कुछ जो भारत पे फारसी आक्रमण हुए या कोई कोई राजा जो आए हैं अन्य देशों के, तो वो कौन से थे दोस्तों, साइरस देती हकमानी राजवंश के शासकों का जो छठवीं पाँचवीं छठवीं सातवीं शताब्दी में, उनकी जानकारी नक्शे रुस्तम बेहस्तून अभिलेख से मिलती है, जहाँ का दारा शासक हुआ था, जिन्होंने भारत का जो वो उत्तर पश्चिमी प्रांत वाला है, जिसमें हम राजस्थान ले लें या पंजाब ले लें, हरियाणा ले, इसको क्या 20वां प्रांत बनाया था। फिर इसी क्षेत्रों में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ था, क्योंकि ये ईरान के शासक थे, तो ईरान की इरामाइक लिपि से इनका क्या हुआ था, खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो सिक्के चलाए थे सोने और चांदी को, उन्होंने डेरिक और सिगलोई भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आप थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ा याद करने में कठिनाई हो, लेकिन दोस्तों यहाँ से भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं या पूछ लिए जाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को भी पढ़ें और याद रखने का प्रयास करें। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महापद्म नंद के 8 उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, नंद वंश का शासक था दोस्तों महापद्म नंद। ठीक, इसके 8 उत्तराधिकारी हुए। इस वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, जो सिकंदर के क्या था, समकालीन था। ठीक है, वो जो घनानंद को क्या अग्रमीज के नाम से क्या यूनानी जो लेखक थे दोस्तों, उनको घनानंद जो प्रोनाउंसिएशन करने में क्या होती थी, दिक्कत होती थी, तो उन्होंने घनानंद का नाम क्या रख दिया था, अग्रमीज कहते थे वो। मतलब उनकी जो भाषा के अनुसार, उनकी जो टंग के अनुसार उनको अग्रमीज बोलना उचित लगता था, तो वो अग्रमीज बोलते थे। ठीक है, घनानंद जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो भारत में जो शासक कौन था, घनानंद था, ये आप याद रखिएगा। और घनानंद को जो यूनानी क्या कहलाते थे, अग्रमीज कहलाते थे। जेनाफोन एक शासक वो मतलब हुए, उन्होंने क्या हुआ कि बहुत धनी व्यक्ति कहा किसको, घनानंद को। भद्रसाल उसका क्या था, घनानंद का सेनापति था। घनानंद का सेनापति क्या था, भद्रसाल। जो अब जो सिकंदर है ये थे यूनान के। ठीक है, या जो ग्रीक शासक हुआ सिकंदर, या अब हेलेनिक रिपब्लिक की बात करें तो यहाँ ये मैसेडोनिया का शासक था, ग्रीक या यूनान का। यहाँ ये फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, जो सिकंदर था कहाँ का शासक था ये पूछा जाता है, कहाँ का, मैसेडोनिया का शासक था। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था, फिलिप द्वितीय था। हकमानी साम्राज्य को नष्ट करने के बाद सिकंदम 326 में भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों ये यूनान ये क्षेत्र है, ये फारसी हकमानी क्षेत्र है, और ये भारत क्षेत्र है। ठीक है, तो सिकंदर ने जब विश्व विजय अभियान पे चल रहा था तो वो ये यूनान से इधर आया, ये फारसी क्षेत्र में हकानी वंश को समाप्त कर दिया। हकमानी वंश के बाद में कहाँ गया, वो भारत आ गया। ठीक, भारत में उस समय जो बड़ा राजा कौन था, घनानंद था, नंद वंश का। ठीक है, और उसका जो सेनापति कौन था, भद्रसाल था। तो ये हकमानी साम्राज्य को नष्ट करने के बाद जो
सिकंदर के विश्व विजय का लक्ष्य था, उसका उद्देश्य था कि पूरी दुनिया का मैं एकमात्र राजा बनूं, तो उसने फिर क्या भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो भारत पर 2 वर्ष के अभियान के बाद में सितंबर 325 में क्या भारत लौट गया। तो सिकंदर का भारत में आक्रमण कब हुआ है? 326 ईसा पूर्व में। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 326 में किया है। ये कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का शासक था। ठीक है, ठीक है, फिलिप द्वितीय का क्या था? पुत्र था। फिलिप द्वितीय का क्या था? पुत्र था। तो ये सिकंदर के बारे में याद रखिएगा। और इस समय जो भारत का राजा कौन था? घनानंद। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो 326 ईसा पूर्व दोस्तों, डेट याद रखिएगा, है ना। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार उस समय पंजाब और सिंध में कितने 28 स्वतंत्र राज्य थे। जो पंजाब पाकिस्तान वाला भी है दोस्तों, और सिंध क्षेत्र पाकिस्तान वाला है। इस ठीक है दोस्तों, पंजाब और सिंध क्षेत्र मतलब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो उस समय क्या थे? 28 स्वतंत्र राज्य थे, मतलब छोटे छोटे राज्य हम कह सकते हैं उसको, वो थे। सिकंदर के आक्रमण के समय असबक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मत्सक थी। ये कोई ज्यादा वो नहीं है दोस्तों। ठीक, यूनानी इतिहास के अनुसार जब अधिकांश पुरुष सैनिक मारे गए तो मस्सक की महिलाओं ने हथियार उठा लिया। कि जो यहाँ पे आक्रमण हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे पुरुष सैनिक मर गए, तो जो महिलाएं बची थी, महिलाओं ने फिर क्या सिकंदर का क्या प्रतिरोध करने का प्रयास किया। तो क्या हुआ कि सिकंदर ने जो वहाँ की जो पूरी महिलाओं को क्या कर दिया था? कत्लेआम कर दिया था। उन्होंने क्या कर दिया था? मार डाला था। ठीक है दोस्तों, तो हेमचंद्र चौधरी ये हमें जानकारी देते हैं इसके बारे में। जो डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी इतिहासकार है, वो इस बारे में जानकारी देते हैं। फिर इसी बीच में जो पोरस या पुरु या पोरस राजा, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या था? ये जो क्षेत्र है भारत का, जो जम्मू कश्मीर वाला, यहाँ पे क्या झेलम नदी है। ठीक है, झेलम नदी के ये वाले क्षेत्र पे क्या पोरस राजा क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। ठीक है, झेलम और चेनाब नदी के बीच में जो है दोस्तों, ये पोरस राजा का बीच स्थित था। पुरु राज्य, जहाँ का राजा क्या था? पोरस था। ठीक है, सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे पोरस को हराया, लेकिन उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसका राज वापस दे दिया और कुछ अतिरिक्त क्षेत्र भी दिए। तो दोस्तों, इसे वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध, जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत में आया, तो यहाँ का जो राजा था उसने पोरस और सिकंदर की लड़ाई हुई। ठीक है, पोरस और सिकंदर की लड़ाई हुई, पोरस हार गया, सिकंदर जीत गया। लेकिन सिकंदर जो है राजा पोरस की वीरता से इससे प्रभावित हुआ कि उसने क्या करा? राजा पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया। तो दोस्तों, इसे झेलम का युद्ध या वितस्ता वितस्ता झेलम का ही प्राचीन नाम है। तो वितस्ता का युद्ध पूछ ले या झेलम का युद्ध पूछ ले, किस किस के बीच में हुआ? तो दोस्तों, ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ। जीता कौन था? सिकंदर। लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने जो राज्य था वो पोरस को वापस कर दिया था। ठीक है, सिकंदर ने 2 नए नगर बसाए थे, बुकेफाला अपने घोड़े बुकेफालस के नाम पर, और निकेया विजय की याद में। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी हमें यूनानी आक्रमण के बारे में मिलती है कि यूनान का जो शासक था कौन था? सिकंदर। सिकंदर ने जो हकमानी राजवंश के शासक, जो फारसी राजवंश के शासक थे, दारा आरा को हराया, उनके साम्राज्य को नष्ट किया। फिर उसके विश्व विजय की जो इच्छा थी उसके चलते वो कहाँ आया? भारत में आया। भारत में जो असबक जो गणराज्य था उसको हराया, वहाँ की महिलाओं का कत्लेआम किया। उसके बाद में फिर जो उसका विरोध किसने करे? राजा पोरस ने किया। ये पुरु जो क्षेत्र है, झेलम और चेनाब नदी का बीच का जो क्षेत्र है, उसके तो पोरस के और सिकंदर के मध्य 326 ईसा पूर्व में वितस्ता का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस हारा और सिकंदर जीता, लेकिन उसने वापस कर दिया राज। तो दोस्तों, ये था यूनानी आक्रमण। ठीक है, तो सिकंदर के बारे में, और हमने ईरान के हकमानी वंश के राजवंश के बारे में, और खरोष्टी लिपि के बारे में, और राजा दारा के बारे में, ये सभी दोस्तों आज देखा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं खुदा से दुआ करता हूँ आपकी हर तमन्ना वो जल्द से जल्द मुकम्मल करे और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।